Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. So this is a special video on a strategy for ICE examination 2021. So in this particular video, we will discuss the important strategy that you need to follow to get success in the examination. What is the right approach to prepare for the Civil Services 2021 and what are the important books, what are the do's and don'ts, everything we'll be discussing in this video. So do stay tuned this video ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए और क्या रोड मैप होना चाहिए आपके सिविल सर्विसेज के जो 2021 वाले अटेम्प्ट है जिसको आप लोगे, राइट? सो गेट इट स्टार्टेड. And before I begin, I would like to tell you about the timeline of the IAS examination 2021. तो किसी भी एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी टाइमलाइन समझना ज़रूरी है कि क्या टाइमलाइन होता है. तो बेसिकली अगर मैं बताऊं, जो नोटिफिकेशन है दैट यूज टू कम इन द मंथ ऑफ February एंड मार्च, ठीक है, ये February मार्च 2021 को नोटिफिकेशन आएगी. उसके बाद जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है दैट इज शेड्यूल्ड फॉर मे एंड जून. सो यूजुअली व्हाट यूपीएससी डू, मे और जून के बीच में एग्जामिनेशन होती है. तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन के बाद जो प्रीलिम्स के जो ड्यूरेशन है, जो टाइम आपको मिलेगा दैट इज फॉर 3 months, right? So roughly 3 months you'll get. This is very important because you will accordingly prioritize your needs, your requirements, right? उसके बाद अगर प्रीलिम्स के बाद मेंस की बात करें तो आफ्टर प्रीलिम्स which is being held on May and June, there will be the mains examination which would be scheduled for September and October 2021. So यहाँ पे भी आप you will get the 3 months average, approximate 3 months का यहाँ पे भी आपको टाइम मिलेगा. Now coming to interview, which is scheduled mostly in the month of February and March, right? So here you get roughly about 4 months, right? And after this, the final result is declared, which is around in the month of April. जैसे ही आपका मार्च में इंटरव्यू खत्म होता है, you will be getting the final result. So approximately यहाँ पे सिर्फ जो ड्यूरेशन होती है that is for 1 month, right? और अगर मैं टोटल बात करूँ कि द एंटायर एग्जामिनेशन व्हेन इट स्टार्ट फ्रॉम फरवरी एंड इट्स एंड ऑन अप्रैल 2022, सो इट टेक्स लाइक 14 months ऑन एवरेज. तो पूरा जो ड्यूरेशन है एग्जाम का वो 14 months का है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये पूरे 14 महीने में आप किस तरह से प्लान करोगे, व्हाट वुड बी योर स्ट्रैटेजी टू गेट अ राइट डायरेक्शन एंड श्योर शॉर्ट सक्सेस, राइट? तो उसी के बारे में बात करेंगे. और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सबसे पहले ये ज़रूरी है आपके लिए जानना कि प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है. व्हाट इज़ अ थंब रूल टू स्टार्ट द प्रिपरेशन? So the first thing is to start with NCERT. NCERT is the foundation of this examination. Without this, you cannot do anything in prelims or mains examination. So this is the foundation. Okay. What you can do, you can start the NCERT from class 6 to 12. तो class 6 से 12 की जितनी भी NCERT है, जितने सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो सब्जेक्ट्स में आपको साइंस को लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, आपको फिजिक्स नहीं पढ़ना है. यू डोंट हैव टू स्टडी फिजिक्स, यू डोंट हैव टू स्टडी केमिस्ट्री. सो दीज आर द सब्जेक्ट विच यू डोंट हैव टू स्टडी, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं. इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मेनी स्टूडेंट टेंड टू कन्फ्यूज कि वेदर वी शुड गो फॉर ओल्ड NCERT और न्यू NCERT. उस दुविधा में ना रहें. जो भी NCERT आपको मिले, वी हैव अ वेबसाइट कॉल NCERT जहाँ से आप बुक्स को डाउनलोड कर पाएंगे. तो रेफर करें वहाँ पे और यू कैन ईजिली डाउनलोड द बुक्स. सो मेक श्योर कि स्टार्टिंग यू विल स्टार्ट विद द NCERT ऑफ क्लास 6 and 12 एंड लेटर ऑन व्हाट यू कैन डू, यू कैन सप्लीमेंट इट विद NIOS, राइट? NIOS के बारे में भी कई लोगों को पता होगा. तो यहाँ पे आप उसके साथ सप्लीमेंट कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अगर NCERT में आपको क्लियर नहीं हो तो आप यहाँ रेफर कर सकते हैं, राइट? Now the second most important thing for starting the preparation is daily newspaper reading habit. This is very essential because newspaper will again give you an idea कि किस तरह से आपका analytical skill develop हो रहा है, आपको answer writing कैसे करने हैं. So these things will be developing through the daily newspaper reading. So it's very essential that you read newspaper. मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से newspaper आपको पढ़ने हैं. Now, the third thumb rule is to follow a punctual study timetable and routine. So this is very essential because student एक proper timetable नहीं बना पाते हैं, उसको shrink नहीं कर पाते हैं syllabus के साथ, and again the problem arises. And here by routine I mean that you should have a definite routine कि how many numbers of hour you will gonna study, right? तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के मन में ये confusion रहता है कि सर what is the time that you should study? So ideally if you take my advice, I would advise you to study somewhere between 8 to 10 hours. So this would be the sufficient number of hours if you focus your study, right?
And consistency is the key. By consistency I mean that you need to study for 8 to 10 hours on a daily basis. So this is something which has to be followed on daily basis. ये आपको डेली करना है, ऐसा नहीं कि किसी दिन आपने 14 घंटा पढ़ लिया और किसी दिन फिर आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो this is not going to work for you. So you have to maintain the consistency. This is very important. और ये जो थंब रूल है, ये गोल्डन रूल है, जो आपको कहीं ना कहीं जब आप एग्जामिनेशन क्लियर कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि these were the some of the basic things which I have followed and this has worked for me, right? Now coming to the second important aspects of the newspaper, as I told you, it is very important. It is a must. You cannot skip the newspaper. This is something which will help you in your general studies paper 2, in your general studies paper 3, and as well as in the ethics, that is general study paper 4. And at the same time this will build you the concept for the essay paper as well. जो essay का exam, जो essay का paper होता है, which is considered to be the most scoring paper in the UPSC examination, तो वहाँ पे आपको यहाँ newspaper पढ़ने से काफ़ी clarity मिलेगी. So it is a must, you cannot skip it. The talking about the newspaper, student, the aspirants जो नए शुरुआत करते हैं उनके मन में हमेशा confusion रहता है कि कौन सा newspaper पढ़े. तो for you, Hindu is the best newspaper that you can study. Now coming to the Indian Express, I have taken Indian Express only because यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो जो कि हिंदू में नहीं आती है. So the thing that you can read here is explained is a section which is reported every day. Okay, explained नाम से एक चीज़ आती है न्यूज़पेपर में, वो आप पढ़ सकते हो. उसके बाद इनका कुछ और स्पेशल एडिशन आता है हर डे, right? So that is what you can read and you can supplement it with the Hindu. एंड हिंदू के जो संडे का जो पेपर है, दैट इज़ फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, एवरी डे देयर इज अ सेपरेट एडिशन, देयर इज अ स्पेशल एडिशन. सो डू फोकस ऑन दैट. हिंदू से जो आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट? एंड एट द सेम टाइम फॉर संडे यू हैव साइंस एंड टेक. संडे को साइंस एंड टेक की एडिशन आती है, दैट बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी पार्ट, बिकॉज ये जनरल स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी इकोनॉमिक्स की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, चाहे वो कंटेम्प्रेरी बेस्ड न्यूज़ हो या फिर स्टैटिक. तो फॉर दैट यू नीड टू रीड बिजनेस स्टैंडर्ड. मैं कहूँगा कि अगर आप पेपर नहीं ले सकते तो आप ई वर्जन उसके ऐप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं. बट दिस वुड बी वेरी एसेंशियल कि जो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन 3 न्यूज़पेपर को पढ़े. आप आइडियली यू कैन डिवोट योर टाइम, हार्डली लाइक 2 to 3 आवर वुड बी सफिशिएंट फॉर रीडिंग द न्यूज़पेपर. अगर ये तीनों न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो तो दिस टाइम वुड बी सफिशिएंट, राइट? मेक श्योर कि आप इतने अंदर पढ़ रहे हो. और जहाँ तक नोट्स की बात है तो मैं कहूँगा स्टार्टिंग में आप नोट्स ना बनाएं. यू जस्ट ट्राई टू रीड द न्यूज़पेपर. आप पेपर को समझें, क्या न्यूज़ क्या है, किस तरह की उसके एनालिटिकल एंगल है, क्या मेन जिस्ट है न्यूज़ की, वो समझने की कोशिश करें. शुरुआत में आप न्यूज़ के नोट्स ना बनाएं क्योंकि वो आपको ऑलरेडी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे. हमारे एप्टी प्लस के वेबसाइट्स पे आपको हर मंथ की न्यूज़ की कंपाइलेशन मिल जाएगी. तो उस तरह की चीज़ों का बेनिफिट लें और अपने स्किल को न्यूज़ को समझने में ज़्यादा लगाएं, राइट? नाउ कमिंग टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी एप्टी प्लस की तरफ से एडिटोरियल एनालिसिस आती है जो कि बहुत ही रेलेवेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए. तो आप डेली बेसिस पे इसको रेफर कर सकते हैं. एवरी डे वी हैव एनालिसिस फ्रॉम द हिंदू एज वेल एज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, राइट? Now coming to the approach, so many students tend to confuse कि क्या हमें पहले मेंस के लिए प्रिपेयर करना है या फिर प्रीलिम्स के लिए करना है या फिर दोनों को साथ लेके चलना है. तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि सबसे पहले जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए दैट शुड बी फोकसिंग ऑन द मेंस एग्जामिनेशन. मैं मेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप सिलेबस देखोगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, सो टॉकिंग अबाउट द पेपर 1, here you have current events which is mostly the current affair which you are reading from the newspaper. Now again you have history of Indian national movement and history of India. Then you have India and world geography, Indian polity and governance, economy and social development. फिर environment के यहाँ पे जो syllabus है वो काफ़ी important हो जाते हैं क्योंकि जो IFS का एग्ज़ाम है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जो एग्जामिनेशन है वो इसके साथ कंबाइंड है. इसी वजह से यहाँ पे एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस ज़्यादा देखे जाते हैं. एंड जनरल साइंस, यू हैव वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम जनरल साइंस. हार्डली इट इज़ लाइक 5 to 6 क्वेश्चन विच यूपीएससी टेंड टू आस्क एवरी ईयर. तो ये पेपर जो है दिस इज समथिंग विच कैन बी सप्लीमेंटेड. ये जो है ये सारा मेंस के पेपर में कवर हो जाएगा. मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे. उसके अलावा अगर बात करें सीसैट की, तो सीसैट इज द ओनली पेपर विच यू हैव टू स्पेसिफिकली फोकस, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको या पहले प्रीलिम्स करना है या मेंस करना है. तो उस प्रीलिम्स में जहाँ तक बात करें, जो जेएस पेपर 1 है
उसके लिए आपको जो फोकस है वो मेंस के साथ लेके चलना है, और सिर्फ जो यहाँ जो जीएस की पेपर 2 है दैट यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली, और जीएस के जो पेपर 2 है दैट इज सी सैट, यहाँ पे यू हैव टू ओनली स्कोर 33% ऑफ द मार्क्स, राइट। सो दिस वुड बी योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पेपर की, ताकि आप एग्जाम में रियल टाइम में परफॉर्म कर पाएं, राइट। मैंने इस वजह से कहा कि जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है, जो बेसिकली जो प्रीलिम्स के सिलेबस है, दैट शुड बी सप्लीमेंटेड विद द मेंस एग्जामिनेशन, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो मेंस में पढ़ेंगे, यहाँ जितनी चीज़ें आपने मेंस में पढ़ी है वो ऑलरेडी आपके प्रीलिम्स में कवर हो जाएगी। तो एक बार आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होगी। इन जनरल स्टडीज पेपर 1 यू हैव हिस्ट्री, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे जो इंडियन हेरिटेज है, इंडियन कल्चर है और जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, ये आपके ऑलरेडी प्रीलिम्स में कवर हो रही है, राइट, फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड, टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटी, तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी प्रीलिम्स में है, तो ये प्रीलिम्स आपका यहाँ से कवर हो गया। जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उससे कई बार जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जो आपके करंट अफेयर्स में होंगे, वो चीज़ें यहाँ भी आप कवर कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द पेपर 3 दैट आई हैव टोल्ड यू, इकोनॉमी एंड बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे साइंस एंड टेक से मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट साइंस एंड टेक से जो क्वेश्चन है दैट इज 5, बट जो इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन है, जो इन्वायरमेंट से आपसे क्वेश्चन आएंगे दैट वुड बी क्लोज टू 10 to 20, राइट, और प्रिसाइजली इफ आई से इट वुड बी मोर देन 20+ आप लेके चल सकते हो जो क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट से मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी आपके मेंस एग्जामिनेशन में कवर हो रहा है। आप एक चीज कर सकते हो कि जो एथिक्स का पेपर है वो आप अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद कर सकते हो। सो दिस कैन बी डन आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। यू नीड टू फोकस ऑन ऑल दीज 3 पेपर सो दैट कि श्योरली आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो रहा है, राइट। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि अगर बात करोगे आपकी प्रीलिम्स या मेंस, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेंस के साथ चले जहाँ पे आपकी प्रीलिम्स ऑलरेडी कवर हो रही है, राइट। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज आप प्रीलिम्स करोगे फिर मेंस में यू डोंट हैव मच टाइम, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स और मेंस के बाद यू विल लेफ्ट विद ओनली 3 months। सो अगेन द प्रॉब्लम अराइजेस कि स्टूडेंट वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाते, राइट। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको रेफर करनी चाहिए। तो वीडियो के बेसिकली डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करके भी देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। दिस विल हेल्प यू टू गेट द क्लैरिटी अबाउट द बुक्स दैट आर टू रेफर एंड द बुक्स सजेस्टेड, ओनली रीड दैट बुक्स दैट विल ओनली हेल्प यू, राइट। बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टूडेंट टेंड टू गेट अ हैबिट ऑफ रीडिंग मोर बुक्स। सो डू चेक द आई सेक्शन और उसी बुक्स को पढ़े, वीडियो देखें, यू विल गेट द क्लैरिटी अबाउट दैट, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट यूजेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंटरनेट है वो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करता है, पर इसको बहुत ही हिसाब से यूज़ करने की ज़रूरत है, बहुत ही तरीके से याद करने की ज़रूरत है, ताकि जो प्रिपरेशन है वो किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्टिव ना हो, राइट। तो इंटरनेट का यूज़ आप ऐसे कर सकते हैं, जो करंट अफेयर की न्यूज़ है उसके लिए आप PIB, जो डेली बेसिस पे PIB अपडेट होती है सारी मिनिस्ट्री की, तो इसको आप डेली बेसिस पे चेक करें। जो न्यूज़ आपको रेलेवेंट रखती है वो आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हो सिर्फ इसके लिए, राइट। नाउ PRS है, PRS की हमारी एक स्पेशल वीडियो भी आती है हर मंथ कंपाइलेशन, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं RT+ के यूट्यूब चैनल पे। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट के जितने भी लॉ, जितने भी बेसिकली लॉज बनते हैं, जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, जितने भी बिल्स हैं, वो सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट वेबसाइट इज़ india.gov.in। यहाँ पे इंडिया से जितने कल्चर्स है, ज्योग्राफी है, इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, सारी चीज़ की काफ़ी डिटेल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जहाँ से सीधा स्टेटमेंट UPSC उठाती है और सीधा आपको बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल पाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस, जिसको ITSA भी कहते हैं, यहाँ से अपने जो आप IR के सेक्शन है, जो इंटरनेशनल रिलेशन के सेक्शन है, वो आप पढ़ सकते हो। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक वेबसाइट्स विच यू हैव टू रेफर। अगर आप चाहते हैं कि एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊं जहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट वेबसाइट डिस्कस करूं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में कमेंट हमें ज़रूर करके बताएं, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं सिर्फ आपको इंटरनेट की जो कौन से वेबसाइट्स है जो रेफर करनी है। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें लिख करके बताएं कि मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊँ या ना। Now coming to the optional subjects, so this is again the biggest problem and biggest confusion in the students कि भाई ऐसे कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो हमें लेने चाहिए, जो हमें UPSC में सक्सेस दिलाए, राइट, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव की तरह काम करे।
तो बेसिकली देखो ऑप्शनल का जो ट्रेंड है वो बेसिकली जो पैरामीटर्स हैं ऑप्शनल सेलेक्ट करने के वो बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको उस सब्जेक्ट की इंटरेस्ट कितनी है। डू नॉट गो बाय द नोशन की जो रैंक 1 था उनका ज्योग्राफी था, सोशियोलॉजी था, या फिर कुछ भी सब्जेक्ट था, या मेरे फ्रेंड ने सब्जेक्ट से किया है। Forget about everything. The only thing that important is your interest, कि आपका किस सब्जेक्ट में किस तरह का इंटरेस्ट है। अगर आपने बेसिकली इंजीनियरिंग किया है या आपको इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी इंजीनियरिंग के कोई सब्जेक्ट नहीं लें। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लग रहा है, आपको सोशियोलॉजी पढ़ने में अच्छा लग रहा है, आपको साइकोलॉजी पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो आप वही सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट करें विच इंटरेस्ट यू, क्योंकि दिस इज द साइकिल ऑफ 14 मंथ्स। तो आपको कहीं ना कहीं पूरे टाइम तक इसको कैरी करके चलना है, राइट। तो योर इंटरेस्ट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वुड बी द फर्स्ट क्राइटेरिया। नाउ द सेकंड इज द फेमिलैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका यूपीएससी ही एम होता है, तो वो शुरुआत से ही कुछ ऐसे सब्जेक्ट के साथ अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर आपने कोई भी ऐसे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से किया है और उसमें आपके इंटरेस्ट है तो वो सब्जेक्ट भी आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टू सेलेक्ट ऑप्शनल इन यूपीएससी। यूपीएससी के लिस्ट में टोटल 24 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मैं नोटिफिकेशन भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप पूरे जो सब्जेक्ट के लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं, राइट। ना दूसरी बात, अगर आपने ये दोनों चीज़ से डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो तीसरा जो पैरामीटर है वो है कि अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिलेबस को समझें। आपने अगर मान लो आपने सोशियोलॉजी सेलेक्ट कर लिया, आपने साइकोलॉजी सेलेक्ट कर लिया और आप एक इंजीनियरिंग के बच्चे हो, तो आपको ये समझना होगा कि सिलेबस है क्या। तो यूपीएससी के डिटेल नोटिफिकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे पूरी सिलेबस दी हुई है डिटेल में। तो एक बार आप ज़रूर सिलेबस पढ़ें। सिलेबस पढ़ने के बाद जो उसकी बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं उनको रेफर करें, ताकि आपको ये क्लैरिटी मिले कि उस सब्जेक्ट में आपको आगे पढ़ना क्या है। तो एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, एक बेसिक फाउंडेशन आपको मिल जाएगी। तो यू गेट द क्लैरिटी कि विच सब्जेक्ट आई शुड गो फॉर, क्योंकि ऑप्शनल का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है। अगर आप बात करेंगे जनरल स्टडीज़ के पूरे पेपर 1 to लेकर के 4 तक, तो यहाँ पे जो मार्किंग है वो आज के डेट में एवरेज होती जा रही है। सभी लोगों की एवरेज मार्किंग जनरल स्टडीज़ में आ रही है। तो ऑप्शनल जो है वो बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है आपकी रैंकिंग में और आपके सक्सेस में, राइट। उसके बाद जब आपने ये तीनों चीज़ों पे कर लिया, तो जो आखिरी पैरामीटर है टू चूज एन ऑप्शनल, टू सेलेक्ट एज ऑप्शनल, कि आप उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, कम से कम आप 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा है, आप कितने कंफर्टेबल हो पाएंगे उसके आंसर राइटिंग में, या जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके कितनी फेमिलैरिटी से सब्जेक्ट जो आपने अगर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो कितनी क्लैरिटी आपको मिल रही है। तो ये सारी क्राइटेरिया होती है किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए, राइट। होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपने अभी तक कोई ऑप्शन नहीं चूज़ किया है तो मैं समझता हूँ इन 4 पैरामीटर्स पे अगर आप चेक करें तो आपको बिल्कुल एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि व्हाट इज़ द ऑप्शन दैट यू शुड गो फॉर, राइट। ना मूविंग अहेड, अगर आगे बात करें, जब आपने ये सारा प्रिपरेशन कर लिया ऑलमोस्ट, जब आप बेसिकली जो मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स, जो प्रीलिम्स की जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसमें, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरी है। जो क्वेश्चंस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस 10 ईयर क्वेश्चन, राइट। तो यूपीएससी की जो प्रीलिम्स पीवाईक्यू है आपको वेबसाइट्स पे मिल जाएगी। इसके आप बुक्स भी ले सकते हैं, ई बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट पे, आपको बुक्स मिल जाएगी। तो पिछले 10 साल की जो पेपर है प्रीलिम्स की उसको आप ज़रूर बनाएं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उस सब्जेक्ट पे वो आए। तो जो भी यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछे हुए हैं, जिस टॉपिक्स पे पूछे हुए हैं, अब मान लो कि किसी बायोडाइवर्सिटी पे, बायोम पे क्वेश्चन आया हुआ है, राइट, तो बायोम के बारे में आप और डिटेल में पढ़ लो। यूपीएससी ने उस टॉपिक को लिया है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। अगर आपने हिस्ट्री में कुछ रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पूछा हुआ है तो आप रेगुलेटिंग एक्ट फिर से पढ़ लो, क्योंकि वो और इंपॉर्टेंट हो जाए। अगर इकोनॉमी में फिजिकल डिफिसिट पूछी हुई है तो फिजिकल डिफिसिट और आप ब्रॉडर में पढ़ लो, क्योंकि वो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे यू गेट द क्लैरिटी कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी ने ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, राइट। सो डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, दिस वुड बी वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू कंक्लूड कि रिविजन एंड नोट्स मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपने, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आपको टाइम टेबल बनाना है जहाँ पे आप 8 to 10 आवर पढ़ेंगे ऑन डेली बेसिस, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, वट एवर यू रीड, ट्राई टू मेक नोट्स ऑफ इट। मैं बेसिकली यहाँ पे करंट अफेयर या न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसकी बात कर रहा हूँ। तो स्टैटिक पोर्शन में आप जो भी पढ़े उसका नोट्स बनाएं, और मेक श्योर अगर जो नोट्स की जो एवरेज अगर मैं बताऊं तो अगर आपने 5 पेज पढ़ा है तो आप कोशिश करें कि उसको 1 पेज में कन्वर्ट करें, राइट, कन्वर्ट इट टू 1 पेजेस। तो ये रेशियो होना चाहिए आपका 5:1 का। तब आपको जो बाद में आप रिविजन करोगे तो वहाँ काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, राइट।
और नोट्स मेकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम में जब आपको कोई चीज़ें रिवाइज करनी हो तो यू गेट द लेस टाइम में भी आप अपने चीज़ों को रिवाइज कर जाओ, क्योंकि जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट 6 to 7 है यूपीएससी के सिलेबस में। तो एट द सेम टाइम सारी चीज़ों को रिवाइज करना, याद करना, प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट रोट लर्निंग काम करती है। तो सारी चीज़ों को अपने ध्यान में रखने के लिए आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप क्रिस्प नोट्स बनाएं और उसको बार बार रिविजन करते हैं, राइट। तो दिस इज़ वेरी एसेंशियल कि आप रिवाइज करें चीज़ों को, राइट। सो दिस वाज ऑल द पार्ट ऑफ द यूपीएससी स्ट्रैटेजी 2021। और कुछ स्पेसिफिक ज़रूरतें हैं, कुछ आप अलग से जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में करके। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी जानकारी दें, और कुछ स्पेशल वीडियो भी आप चाहते हैं तो उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, राइट। और एक स्पेशल बेसिकली मैं अनाउंसमेंट के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि एप्टी प्लस ने ऑनलाइन एनसीईआरटी क्लासेस स्टार्ट किया है फॉर सिविल सर्विसेज 2021। सो यहाँ पे भी आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी इज द फाउंडेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन, सो दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन स्टार्ट विद एनसीईआरटी कोर्सेज। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिंक दिए हुए हैं, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से चेक कर सकते हो और इस कोर्स को परचेज कर सकते हो विद 10% इंस्टेंट फ्लैट डिस्काउंट, राइट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर एप्टी प्लस एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज, जहाँ के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जो हमारे साथ नए इस वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्विजेस पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, राइट। सो आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ। मिलेंगे कुछ अलग इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी रेलिवेंट होंगे। थैंक यू सो मच।